हेलो गाइस। गाइस, ये माइनिंग के बारे में बहुत लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होता है कि ये माइनिंग होती कैसे है और क्या ये प्रॉफिटेबल है भी या नहीं है, और इसमें मतलब क्या क्या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स होते हैं, बिजली कितनी लग जाती है, कैसे होती हैं। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता है ये। तो आज हम इस वीडियो में क्रिप्टो माइनिंग के बारे में ही बात करेंगे। इस वीडियो में जो आज हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो होगा माइनिंग एल्गोरिदम्स एंड उसके कंसेंसस मैकेनिज़म्स, माइनिंग के हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स, माइनिंग सॉफ्टवेयर एंड पूल्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड एनर्जी कंजम्पशन, माइनिंग प्रोसेस एंड रिवॉर्ड्स, माइनिंग की नेटवर्क सिक्योरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन, उसके चैलेंजेस और रिस्क, एंड क्रिप्टो माइनिंग की कुछ इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर। सो गाइज़, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो वीडियो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो। और अगर आप ये इनसाइट्स किसी और से भी शेयर करना चाहते हैं सो प्लीज़ करिए, इससे हमारी भी काफ़ी हेल्प होती है और लोगों तक भी ये नॉलेज जाती है। सो गाइज़, चलो शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। ग्रेट। सो गाइज़, अब हम समझते हैं क्रिप्टो माइनिंग होता क्या है। अब गाइस, जैसे क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क पे काम करती है, तो इसमें अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होती है उसको वैलिडेशन जो प्रोसेस होता है वो माइनर्स उसको वैलिडेट करते हैं। तो ये एक पब्लिक ब्लॉकचेन होती है। अब अगर आपको ब्लॉकचेन्स के बारे में समझना है तो मैंने इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है। आप ऊपर आई बटन पे जाके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, उसके कंसेंसस के बारे में आप समझ सकते हैं। तो गाइस, ये पब्लिक ब्लॉकचेन होती है, उस पे नेटवर्क में जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो सब चेक कर सकते हैं कौन सी ट्रांजैक्शन अभी हुई है, तो उसको अप्रूव करना होता है, वैलिडेट करना होता है। तो उसके लिए जो माइनर्स है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स होते हैं, उनको जब वो सॉल्व करते हैं तो एज ए रिवॉर्ड उनको क्रिप्टो करेंसी मिलती है और ट्रांजैक्शन फ़ीस वो सब मिलती है। सो ये प्रोसेस होता है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ वैलिडेटिंग एंड रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस ऑन अ ब्लॉकचेन नेटवर्क एज वेल एज सिक्योरिंग द नेटवर्क थ्रू क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम्स। सो अब ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? माइनिंग इज़ क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग द इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ब्लॉकचेन नेटवर्क्स, जैसे कि बिटकॉइन हो गया, एथेरियम हो गया। अब जो इसका डिसेंट्रलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मेंटेन करने के लिए, सिक्योरिटी इंटेग्रिटी बनाए रखने के लिए ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी होता है। अब अगर हमें माइनिंग करनी है तो सबसे पहला काम अपना यही होगा कि हम वो क्रिप्टो करेंसी चूज़ करेंगे, कौन सी हमें क्रिप्टो करेंसी माइन करनी है। अगर हमें बिटकॉइन करनी है तो उसके अलग तरीके होते हैं, एथेरियम करनी है उसके अलग तरीके होते हैं। तो ये हमें उसकी प्रॉफिट कितना होगा, हार्डवेयर क्या क्या चाहिए, वो अवेलेबल है नहीं है, बहुत सारी चीज़ों को देख के तभी हमें एंटर करना चाहिए। अब अगर हम बात करें माइनिंग एल्गोरिदम्स एंड उसके कंसेंसस मैकेनिज़म्स, सो एक होता है प्रूफ ऑफ वर्क, POW। सो ये जो कंसेंसस मैकेनिज़्म है, इट्स यूज्ड इन मैनी ब्लॉकचेन नेटवर्क्स, ज़्यादातर बिटकॉइन और इथेरियम। So here miners compete to solve complex mathematical puzzles with the first miner to find the solution, earning the right to add a new block to the blockchain and receive a reward. So ये जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो जो माइनर होता है उसको एज अ रिवॉर्ड करेंसी मिलती है। सेकंड जो कंसेंसस मैकेनिज्म है, दैट्स प्रूफ ऑफ स्टेक। सो इट्स एन ऑल्टरनेटिव कंसेंसस मैकेनिज्म where validators are chosen to create new blocks based on their ownership or stake in the cryptocurrency. So, proof of stake requires less computational power and energy compared to proof of work, but still ensures
नेटवर्क सिक्योरिटी। तो जब शुरू में बिटकॉइन आया था तो वो तो प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करता है। फिर बाद में ये देखा कि एनवायरनमेंट के लिए भी हमें उसका ध्यान रखना है, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन यहाँ पे हो रहा है। तो फिर नया मैकेनिज़्म आया कंसेंसस का कि प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करते हैं। तो एथेरियम 2.0 ये प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करते हैं। इसमें एनर्जी उतनी नहीं लगती है। तो गाइस अब हम क्रिप्टो माइनिंग के हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स देखते हैं। सो माइनिंग हार्डवेयर में होता है स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर सच एज एसैक माइनर्स बोलते हैं, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट माइनर्स। सो ये होता है प्रूफ ऑफ वर्क क्रिप्टो करेंसीज के लिए, जैसे बिटकॉइन हो गया, और स्टेकिंग वॉलेट्स फॉर प्रूफ ऑफ स्टेक क्रिप्टो करेंसीज इज रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट माइनिंग। अब एक और होता है GPU, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट माइनर्स फॉर कॉइन्स लाइक एथेरियम। सो ये दो अलग अलग टाइप ऑफ माइनर्स हैं। अब इस पर अलग अलग होते हैं, कुछ आपको अराउंड $7,000-8,000 के मिल जाएंगे, कुछ $10,000 की मिलेंगे, मतलब अलग अलग प्राइजेज़ हैं, वो आप चेक कर सकते हैं जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर आपको बिटकॉइन माइन करना है तो उसके लिए इसाक चाहिए, अगर आपको एथेरियम चाहिए माइन करना है तो उसके लिए आपको GPU माइनर्स देखने हैं। ओके, अब इसमें हमें हैशिंग पावर का भी ध्यान रखना है, जो हमें चीज़ें कंसिडर करनी है। फैक्टर्स लाइक हैशिंग पावर, एनर्जी एफिशिएंसी, उसकी कूलिंग रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, वो सब इन्फ्लुएंस करती हैं माइनिंग हार्डवेयर की चॉइस। ये सब आप हमें पहले ही देखनी होती है, पूरा हिसाब किताब पहले ही लगाना होता है। अब गाइज माइनिंग सॉफ्टवेयर एंड पूल्स की हम बात करें तो माइनिंग सॉफ्टवेयर होता है, माइनर्स यूज़ माइनिंग सॉफ्टवेयर टू कनेक्ट देयर हार्डवेयर टू द ब्लॉकचेन नेटवर्क, मैनेज माइनिंग ऑपरेशंस एंड मॉनिटर परफॉर्मेंस। सो जो माइनिंग सॉफ्टवेयर्स हो गए उससे वो अपने जो हार्डवेयर उनने इंस्टॉल किया है उसको कनेक्ट कर देंगे पब्लिक ब्लॉकचेन से, ताकि उनको वो इन्फॉर्मेशन दिख जाए कौन कौन सी ट्रांजैक्शन अभी गई हैं, कौन कौन सी उस हार्डवेयर को वैलिडेट करनी है। अब माइनिंग पूल्स क्या है? माइनिंग पूल्स अलाउ इंडिविजुअल माइनर्स टू पूल देयर रिसोर्सेज एंड शेयर रिवॉर्ड्स proportionally based on their contributions. Pool mining reduces variance in rewards and provides a more consistent income stream. जो पूल हो गया उसमें काफ़ी सारे माइनर्स एक साथ करते हैं वो ब्लॉक, अब वो पूरा ब्लॉक होने के बाद फिर उनको शेयरिंग में सबको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उसके। अब इसमें कनेक्टिंग टू द नेटवर्क, कॉन्फ़िगर द माइनिंग सॉफ्टवेयर to connect to the appropriate cryptocurrency network. This involves providing information such as the mining pool's URL, your wallet address for receiving reward and other settings. So जब भी कनेक्ट करते हैं तो हम अपना माइनिंग पूल जो हमारा है उसका हम URL भी वहाँ पे फीड करेंगे, अपना वॉलेट एड्रेस जहाँ पे हमें रिवॉर्ड्स चाहिए वो भी हम वहाँ पे इंफॉर्मेशन डालते हैं। राइट, सो गाइज अब हम चेक करते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड एनर्जी कंजम्पशन। सो एनर्जी कंजम्पशन, क्रिप्टो माइनिंग कंज्यूम्स सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द कंप्यूटेशनल पावर रिक्वायर्ड टू सॉल्व क्रिप्टोग्राफिक पजल्स। सो बहुत ज़्यादा एनर्जी भी लगती है। अगर हम आज के टाइम में अगर हम बात करें तो अभी बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है अराउंड $50,000। ओके, सो अब क्रिप्टो माइनिंग अगर हम कर रहे हैं तो उतना ही बिटकॉइन एज ए रिवॉर्ड अगर हमें मिल रहा है इससे कम में, तभी वो चीज़ हमारे लिए प्रॉफिटेबल है। तो इसकी अगर हम कैलकुलेशन देखें तो बहुत सारे फैक्टर्स लगते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, हमारा हार्डवेयर हो गया, वो सब चीज़ें अगर हम मिलाएं तो यूजुअली अराउंड $20,000 से $30,000 के बीच में इसकी हमारी कॉस्टिंग पड़ जाती है। वो इतना बड़ा ब्रैकेट इसलिए है क्योंकि कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी महंगी है, कुछ जगह ऐसी हैं वहाँ कम है। अब US में सबसे ज़्यादा माइनिंग होती है, वहाँ पे अलग प्राइस है पर किलोवाट के हिसाब से, और सबसे सस्ती जहाँ पे होती है वो कज़ाकिस्तान है। तो वहाँ पे अगर कोई माइनिंग कर रहा है
तो वो सस्ती मिल जाती है। कई बार क्या होता है, अगर अपनी इलेक्ट्रिसिटी जहाँ से जनरेट हो रही है, अगर कई बार क्या होता है गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है, क्योंकि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जहाँ पे एनर्जी वो इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो जाती है अगर कहीं यूज़ नहीं हो रही है। तो गवर्नमेंट अगर वहीं पे हम अपने माइनिंग प्लांट्स लगाएंगे तो हमें सब्सिडी भी मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी सस्ती पड़ जाएगी। तो ऐसी जगह पे लगाने में हमारी काफ़ी कॉस्टिंग कम हो जाती है। तो ये फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं माइनिंग में एंटर करने से पहले। नेक्स्ट इज एनर्जी कॉस्ट. Miners must consider electricity cost when calculating profitability and managing mining operations. Access to cheap and renewable energy sources can improve mining profitability and sustainability. अब इसमें हमें 24/7 हमें चाहिए एनर्जी, तो हम रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे भी सोच सकते हैं, उससे भी काफ़ी हमारी जो एनर्जी कॉस्ट है वो काफ़ी हद तक कम हो सकती है। So the next thing is mining process and rewards. So जो transaction validation होती है, miners verify and validate transactions by including them in new blocks and adding these blocks to the blockchain. तो जैसे ही वो वैलिडेट हो गया, वो ब्लॉकचेन में नए ब्लॉक्स में डालना होता है, तो तब वो वैलिडेट हो जाती है। और माइनर्स आर रिवॉर्डेड विद न्यूली मिंटेड cryptocurrency coins, transaction fee, and a combination of both as incentives for their mining efforts. So ये process उनको एज ए रिवॉर्ड मिलके हो जाता है। अब गाइस माइनिंग के नेटवर्क सिक्योरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में समझते हैं। सो हम सिक्योरिटी की बात करें, सो माइनिंग प्लेज अ क्रूशियल रोल in securing blockchain networks by preventing double spending, ensuring consensus, and maintaining the immutability of the ledger. तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार एक ही बिटकॉइन अगर अलग अलग जगह डबल स्पेंडिंग तो नहीं हो रहा है, और ये बिल्कुल सिक्योर रखता है ये मेथड हमारे ब्लॉकचेन को, हमारी करेंसीज़ को। और इम्यूटेबिलिटी हो गई लेजर की, हम उसको चेंज नहीं कर सकते बिल्कुल भी। जो चीज़ एक बार ट्रांजैक्शन हो गई उसमें कुछ भी हेर फेर हम नहीं कर सकते, तो इसलिए बहुत सिक्योर हो जाता है। और डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटेड माइनिंग ऑपरेशंस कंट्रीब्यूट टू द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ब्लॉकचेन, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड सेंसरशिप। सो सेंट्रलाइजेशन में एक अथॉरिटी नहीं है, यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में नेटवर्क्स में कितने नोड्स हैं, कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, तो वो सब इसको डिसेंट्रलाइज बनाते हैं। अब गाइस माइनिंग के कुछ चैलेंजेस भी हैं, रिस्क भी हैं। तो पहला है कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट. सो माइनिंग हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली कॉम्पिटिटिव with growing computational power and specialized hardware, leading to higher difficulty levels and reduced profitability for individual miners. So जो माइनिंग की जो डिफ़िकल्टी है, हैश पावर है, ये सब बिल्कुल एक्सपोनेंशियल इसका ग्राफ जा चुका है। आप देखोगे 2009-10 के बाद से बिल्कुल बुल रन पे चल रहा है। तो उतनी ही डिफ़िकल्टी हो गई है, जितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी उतना मुश्किल होता है माइनर्स के लिए, उतनी ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर भी लगती है, और तगड़े तगड़े हार्डवेयर्स लगेंगे। तो एक कंपटीशन हो गया है इस चीज़ में। और दूसरा जो चैलेंज है दैट्स रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी. रेगुलेटरी challenges and legal considerations vary by jurisdiction and can impact mining operations, energy cost and profitability. अब कुछ कंट्रीज़ हैं वो इस चीज़ को बैन कर देंगे, करने नहीं देंगे माइनर्स को काम, तो वो फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पड़ जाते हैं माइनिंग में। अब गाइस अगर हम इसके अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो माइनिंग टेक्नोलॉजी एंड प्रैक्टिसेस ये इवॉल्व कर रही हैं, और पहले तो ऐसे ही सब लोग करने में लगे हुए थे, एनर्जी जितनी चाहिए एनवायरनमेंट का ध्यान नहीं रखते थे, लेकिन अब ग्रीन माइनिंग सॉल्यूशंस पे भी लोग काम कर रहे हैं। जितनी भी रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उनको यूज़ करके लोग माइनिंग पे काम कर रहे हैं। और अलग भी जो एक पहले कंसेंसस मैकेनिज़म्स थे, तो ऑल्टरनेटिव मेथड्स भी लोग
ढूंढ रहे हैं ताकि माइनिंग का फ्यूचर अच्छे से शेप किया जा सके। एंड गाइस, इन चैलेंजेस के साथ साथ माइनिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी देती है हमें इन्वेस्टमेंट के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, और टेक्निकल इनोवेशन तो ब्लॉकचेन में है ही। सो इन चीज़ों को देख के ये काफ़ी अच्छा बिजनेस होता है। अब गाइस, साथ साथ में माइनिंग के कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स भी हैं जो हमें बड़े ध्यान रखने होते हैं, क्योंकि हमने इतना इन्वेस्ट किया है हार्डवेयर में, तो उस हार्डवेयर की मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो चौबीसों घंटे चल रहा है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो हमें कूलिंग का ध्यान रखना है उसका, और रेगुलरली मॉनिटर करना है माइनिंग की परफॉर्मेंस, उसका हार्डवेयर हेल्थ कैसा है, प्रॉफिटेबिलिटी उस हिसाब से सही चल रही है नहीं चल रही है। सो ये मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। डस्ट तो नहीं आ रही है हार्डवेयर में, अपडेट करना पड़ेगा आपको सॉफ्टवेयर, या आपका हार्डवेयर उतना ऑप्टिमल मतलब रिजल्ट्स नहीं दे रहा है, तो वो चीज़ें भी आपको चेंज करनी पड़ती हैं। और गाइस, क्योंकि टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज भी होती है, तो हमें अडेप्ट करना पड़ेगा हमें टेक्नोलॉजी के चेंजेस के हिसाब से, क्योंकि इसमें नए नए कंसेंसस के मैकेनिज़म्स भी आते हैं, तो उस हिसाब से हमें जो भी मेथड हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो रहा है वो ही हमें उस हिसाब से अडेप्ट करना चाहिए। ग्रेट। सो गाइस, आज हमने क्रिप्टो माइनिंग के बारे में समझा, क्या माइनिंग में क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, कौन से एल्गोरिदम्स और कंसेंसस मैकेनिज़म्स हम यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं हार्डवेयर की, माइनिंग सॉफ्टवेयर्स, उसके पूल्स, और एनर्जी का हम कैसे ध्यान रख सकते हैं, कहाँ पे ये चीज़ प्रॉफिटेबल हो सकती है, और उसके काफ़ी चैलेंजेस भी हमने देखे। सो गाइस, मेरा ये कहना है कि ये टेक्नोलॉजी रैपिडली चेंज भी हो रही है, इम्प्रूव भी हो रही है, और लोग क्योंकि प्रॉब्लम से, गलतियों से सीखते हैं। अगर गलतियाँ आदमी करके दोबारा वही गलती कर रहा है तो दैट्स अ कर्स, लेकिन मिस्टेक से आदमी सीख रहा है, सो दैट्स अ ब्लेसिंग। सो मेरा यही मानना है कि टेक्नोलॉजी से अगर हम गलती भी कर रहे हैं तो उसे एज अ ब्लेसिंग लेके नए तरीके ढूंढने चाहिए। माइनिंग एक बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है, क्योंकि आज के टाइम में 20,000 25-30,000 डॉलर्स इसकी कॉस्टिंग होती है, लेकिन बिटकॉइन प्राइस $50,000 है। सो अच्छा अच्छा बिजनेस है। ओके, सो वेल गाइज, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर मी टू स्टॉप दिस वीडियो। आई गेस आपको क्रिप्टो माइनिंग के बारे में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पता लग गई होंगी। अगर गाइज़ आपको हमारे कंटेंट अच्छा लगा हो, सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को और लोगों से भी, अपने फ्रेंड से भी शेयर कीजिए। वेल गाइज़, दैट्स ऑल फॉर मी टुडे। यू हैव अ लवली टाइम। हैप्पी ट्रेडिंग।